राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए हमारा तीसरा मॉडल पेपर है। इस मॉडल पेपर के अंदर हम राजस्थान भौतिक विभाजन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे जो एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे गए हैं। हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों में कितने बार बांट सकते हैं। यानी राजस्थान को जो है वो भौतिक विभाजन जो है वो कितने भागों में किया जा सकता है, एक, चार, दो या फिर छः। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चार भौतिक विभागों में राजस्थान को बांटा जा सकता है। ठीक है, जैसे ये राजस्थान का अगर मैप की बात करूं, ठीक है, राजस्थान की मैं मैप की बात करूं कि चार भौतिक विभाजनों के अंदर जो है वो कैसे बांटे, तो देखो इस तरीके से जो मरुस्थलीय प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, फिर अरावली का प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद पूर्वी मैदानी प्रदेश हो जाएगा और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तो चार भागों में बांटा जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा कि राजस्थान को वीसी मिश्रा ने कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है। ठीक है, सर्वप्रथम जो क्या है कि राजस्थान का जो सर्वप्रथम भौतिक विभागों में जो विभाजन है वो किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, वीसी मिश्र के द्वारा किया गया था। ठीक है, वीसी मिश्रा के द्वारा किया गया था। ठीक है, इन्होंने अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल, ठीक है, राजस्थान, ठीक है, इनकी एक पुस्तक है राजस्थान का भूगोल, जिसके अंदर उन्होंने क्या किया कि राजस्थान को जो है वो कितने भागों में बांटा था। राजस्थान को इन्होंने जो है वो 7 भागों में बांटा था। ठीक है, इन्होंने राजस्थान को 7 भागों में बांटा था। 7 भाग कौन कौन से हैं वो आपको ध्यान में नहीं रखना है, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि सर्वप्रथम राजस्थान को जो है वो भौगोलिक प्रदेशों में किसने बांटा था। तो प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा जो है वो 7 भागों में बांटा गया था। ठीक है, और जो हम लोग जो 4 भाग पढ़ते हैं, ठीक है, उसको हरिमोहन सक्सेना ने बांटा था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अचल प्राचीनतम है। यानी कौन सा भौगोलिक अचल है वो पुराना है, सबसे पुराना है। घग्गर का मैदानी अंचल, उत्तरी पूर्वी मैदानी अंचल, अरावली पर्वतीय अंचल या फिर थार मरुस्थलीय अंचल। तो देखो सबसे पुराना कौन सा हो जाएगा, चार भौतिक प्रदेश हैं। देखो सबसे पुराना है अरावली प्रदेश। ठीक है, अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है वो भौतिक विभाजन के अंदर सबसे पुराना भाग है। ठीक है, इसका कौन सा काल माना जाता है, प्री कैम्ब्रियन काल माना जाता है। ठीक है, अरावली का जो काल है वो कौन सा है, प्री कैम्ब्रियन काल जो है वो माना जाता है। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन काल इनका माना जाता है। अगला प्रश्न है, और अगर सबसे नवीनतम की बात करूं तो मरुस्थलीय प्रदेश जो है वो सबसे नवीनतम भाग है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया। प्री कैम्ब्रियन चट्टानें कौन सी हैं, अरावली वाली। ठीक है, तो इनका जो आधारभूत वर्णन है वो किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, ए एम हेरोन के द्वारा, टी एच डी ला टोशे द्वारा, एम एस कृष्णन द्वारा या फिर ए एल कोल्सन द्वारा। तो देखो राजस्थान के अंदर जो प्री कैम्ब्रियन चट्टानें हैं उनका आधारभूत वर्णन है वो किसके द्वारा किया गया था, वो किया गया था ए एम हेरोन के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था, ए एक सेकेंड, हाँ, ए एम हेरोन के द्वारा जो है वो किया गया था। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन छूट गया, हाँ 2 क्वेश्चन पीछे छूट गए हैं। हाँ 63 के अंदर थे। ठीक है, कोई बात नहीं, वो क्वेश्चन मैंने पहले करा दिया। 64 जो है वो अब देख लेंगे। क्या है कि संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किस उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है। देखो क्या कहना चाह रहा है कि जैसे ये जो है वो, ठीक है, ये क्या है, ये भारत है। ठीक है, इस भारत के अंदर जो राजस्थान है ना, वो अगर भारत का भौतिक विभाजन करेंगे ना तो उसमें राजस्थान जो है वो किस उच्चावच का भाग है। ठीक है, जैसे हम राजस्थान को 4 भागों में बांटते हैं भौतिक प्रदेशों में, उसी प्रकार जब भारत का भौतिक विभाजन किया जाता है तो उसमें जो है वो राजस्थान है वो कौन से भूभाग में आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान जो है वो कौन से भूभाग में आएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरी वृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। उत्तरी वृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कर लिया था। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः कितना है। यानी थार मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है और उसमें निवास करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः कितना है। तो देखो पहले किसका पूछ रहा है, पहले पूछ रहा है प्रभावित क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 61%। ठीक है, जो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसके अंदर जो थार का मरुस्थल है वो कितने भाग पर है, 61% भाग पर है। ठीक है, और उसके अंदर कितनी जनसंख्या निवास करती है, जनसंख्या निवास करती है 40%। तो ऑप्शन 2 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करूं कि जो थार का मरुस्थल है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसका निर्माण काल कौन सा है, तो प्लीस्टोसीन। ठीक है, कौन सा काल है, प्ली
प्लीस्टोसीन युग जो है वो इसका निर्माण काल माना जाता है। ठीक है। अगर इसकी मैं ऊंचाई की बात करूं कि इसकी ऊंचाई कितनी है, अक्सर एग्जाम में जो है वो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। औसत ऊंचाई है 200 से 300 मीटर। ठीक है, 200 से 300 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है तो मरुस्थलीय प्रदेश की, पश्चिमी उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है सारे। तो राजस्थान का मरुस्थल जो है वो किस नाम से जाना जाता है, गोबी, सहारा, कालाहारी या फिर थार। तो किस नाम से जाना जाता है, थार का मरुस्थल। ठीक है, राजस्थान का मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है, थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थल से घिरा हुआ है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि कितना प्रतिशत भाग है, 61% भाग जो है वो 61% भाग पर जो है वो मरुस्थल पाया जाता है। ठीक है, 61% भाग पर जो है वो मरुस्थल पाया जाता है। देखो, राजस्थान का भौतिक विभाजन करते हैं 4 भागों में, जिसके अंदर मरुस्थल है वो कितने प्रतिशत भाग पर है, अगर फुल बताऊं तो 61.11% भाग पर जो है वो मरुस्थल पाया जाता है। ठीक है, फिर अरावली प्रदेश की बात करूं तो अरावली प्रदेश जो है वो 9.1% भाग पर पाया जाता है। ठीक है, अगर पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करूं तो वो कितने प्रतिशत भाग पर पाया जाता है, वो पाया जाता है 23.3% भाग पर। ठीक है, 23.3%। और दक्षिण पूर्वी पठारी जो प्रदेश है वो कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है, 6.49%। ठीक है, 6.49%। ठीक है, ये बात कर रहा हूं मैं क्षेत्रफल की। ठीक है, जो 4 भौतिक प्रदेश हैं राजस्थान के, उसके अंदर मरुस्थल का भाग है वो 61.11% है। ठीक है, अरावली का 9.1%। ठीक है, पूर्वी मैदान का 23.3% और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का 6.49%, 6.49% है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अरावली श्रृंखला के पश्चिम व उत्तर पश्चिम स्थित 12 जिलों में राज्य के कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। देखो, ये 12 जिले क्यों दे रखे हैं, क्योंकि यह पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, देखो पुराना क्वेश्चन है, उस हिसाब से जो है वो 12 जिले दे रखे हैं। लेकिन ये क्या पूछना चाह रहा है कि अरावली श्रृंखला जो है, अरावली पर्वतीय प्रदेश है, वो उस पर जो है वो कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, 40%, 50%, 60% या फिर 70%। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, देखो ये क्या बोल रहा है कि अरावली श्रृंखला के पश्चिम व उत्तर पश्चिम में स्थित है, यानी ये अरावली जो श्रृंखला है, ठीक है, उसके पश्चिम और उत्तर पश्चिम यानी मरुस्थल के अंदर जो है वो कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, देखो पढ़ने में गलती हो गई, मेरे से भी हो गई। ठीक है, मैंने पर्सन को जो है वो अच्छे से नहीं पढ़ा, मैंने ये देख लिया कि अरावली श्रृंखला है तो अरावली का पूछ रहा है। ये तो इसने जो ऑप्शन है उसके अंदर जो है वो 9% या फिर 10% नहीं दिया, वरना तो 10% लॉक कर देता। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो ये मरुस्थल का पूछ रहा है कि मरुस्थल के अंदर कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो 40% जनसंख्या निवास करती है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला भौतिक विभाजन। अभी मैंने चारों जो भौगोलिक प्रदेश हैं उनका क्षेत्रफल आपको बताया था, तो सर्वाधिक कौन सा है, सर्वाधिक है उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का। ठीक है, 1 नंबर पर कौन है, उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, 61.1%। ठीक है, 1% मान लो या फिर 1% मान लो। ठीक है, उसके बाद कौन सा हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है, उसके बाद अरावली प्रदेश और उसके बाद दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार खालिस्तान दिशा से हो रहा है। ठीक है, मरुस्थल का विस्तार जो है वो किस दिशा में हो रहा है, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर या फिर उत्तर से दक्षिण की ओर। तो देखो मरुस्थल का जो विस्तार है ना वो किस से हो रहा है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। देखो इस प्रकार देखो कि ये राजस्थान है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो मरुस्थल है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो मरुस्थल है। अब इसका विस्तार जो है वो इस तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, इस तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, मरुस्थल जो है वो इस प्रकार बढ़ रहा है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर जो है वो मरुस्थल का मार्च हो रहा है, यानी मरुस्थल का विस्तार हो रहा है। अगला प्रश्न है कि थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है, जो मरुस्थल है उसका विस्तार जो है वो किन राज्यों में है, राजस्थान में है, राजस्थान पंजाब या फिर मध्य प्रदेश में है, राजस्थान या फिर पंजाब दोनों में है, राजस्थान पंजाब गुजरात या हरियाणा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो थार का विस्तार है, ठीक है, थार मरुस्थल का विस्तार है वो किन राज्यों में है, राजस्थान पंजाब गुजरात और हरियाणा। ठीक है, इन चारों राज्यों के अंदर जो है वो थार के मरुस्थल का
विस्तार है, लेकिन सर्वाधिक कहाँ पर है? सर्वाधिक जो विस्तार है वो राजस्थान के अंदर है 62%, ठीक है। 62% जो है वो विस्तार सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के अंदर है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का लगभग क्षेत्रफल लगभग कितना है? पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग कितना है? ठीक है, 2,42,239 वर्ग किलोमीटर, 75,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर, या फिर 2,13,688 वर्ग किलोमीटर। क्या पूछ रहा है? मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछ रहा है, मरुस्थलीय भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन 3 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान भूभाग के क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? जो राजस्थान भूभाग के क्षेत्रफल का जो कितना भाग है वो रेगिस्तान है, ठीक है। लगभग एक चौथाई, लगभग एक तिहाई, लगभग आधा, या फिर लगभग दो तिहाई। तो राजस्थान के भूभाग का क्षेत्रफल जो है वो कितना है? लगभग दो तिहाई भाग है, ठीक है। लगभग दो तिहाई भाग पर जो क्या है? मरुस्थल है। देखो, राजस्थान के 61% भाग पर जो है वो क्या पाया जाता है? मरुस्थल पाया जाता है। तो क्या हो गया? लगभग दो तिहाई, पूरे भूभाग के लगभग दो तिहाई भाग पर जो है वो क्या पाया जाता है? मरुस्थल पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? क्या है कि थार का जो मरुस्थल है उसके किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है, ठीक है। मान लीजिए ये इस प्रकार से देखो, इस प्रकार से ये मरुस्थल है, ठीक है। राजस्थान के अंदर जो है वो ये मरुस्थल है, ठीक है। तो इसकी जो ऊंचाई है ना, समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई किस दिशा के अंदर है? उत्तरी भाग के अंदर, दक्षिणी भाग के अंदर, उत्तरी पूर्वी भाग के अंदर, या फिर उत्तरी पश्चिमी भाग के अंदर। तो देखो, समुद्र तल से ऊंचाई जो है ना थार के मरुस्थल की, वो किस भाग के अंदर है? वो है दक्षिणी भाग के अंदर, ठीक है। दक्षिणी भाग के अंदर है, यहां पर है, ठीक है, यहां पर, ठीक है। इस तरफ जो है वो क्या है? ऊंचाई जो है वो कम है, समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो कम है, ठीक है। जैसे मान लो, ठीक है, इधर जो है वो 300 मीटर ऊंचाई है, ठीक है, ठीक है। औसत ऊंचाई जो सामान्य ऊंचाई है वो 300 मीटर है, जबकि दक्षिणी भाग के अंदर क्या है? सामान्य औसत ऊंचाई जो है वो 200 मीटर है, ठीक है। तो क्या है? दक्षिणी भाग के अंदर जो है वो क्या है? ऊंचाई कम है, यानी ढाल जो है वो इसकी इस तरफ है, ठीक है। यहां से जो ढाल है वो इसकी इस तरफ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गतिशील रेत के टीलों को राजस्थान 16 की स्थानीय भाषा में कहते हैं, ठीक है। ये 16 क्या आ गया बीच में? ये क्या है? गतिशील रेत के टीलों को राजस्थान की स्थानीय भाषा में खालिस्तान कहते हैं, ठीक है भाई। ये 16 है जो क्या है? एक सेकेंड, 65 67, ये मिसप्रिंट ही हुआ है, ठीक है। ये मिसप्रिंट ही हुआ है, 16 बीच में कुछ नहीं है। इतना ही क्वेश्चन है कि गतिशील रेत के टीलों को राजस्थान की स्थानीय भाषा में खालिस्तान कहते हैं। डोर कहते हैं, रोएडा कहते हैं, खेजड़ी कहते हैं, या फिर धरियन कहते हैं। तो देखो, रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? धरियन कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन 4 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, थार के मरुस्थल में ढांड के नाम से कौन जाना जाता है? न, नखलिस्तान, चंद्रकार बालू का स्तूप में गर्त, उत्सुत बेसिन, या फिर मरुस्थल में पलाया। तो देखो, ढांड के नाम से जो है वो किसे जाना जाता है? चंद्रकार बालू का स्तूप में गर्त को जो है वो ढांड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 2 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थान स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? ठीक है, जो थार का मरुस्थल है वो किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का, अंगारा लैंड का, टेथी सागर का, या फिर लूणी नदी का। तो देखो, थार का जो रेगिस्तान है ना, ठीक है, वो टेथी सागर का अवशेष माना जाता है, ठीक है। यहाँ पर पहले क्या था? टेथी सागर था, इसलिए, ठीक है। राजस्थान के अंदर जो सांबर की झील है, जो डीडवाना पंचभद्रा की झील है, ठीक है, जो खारे पानी की झीलें है ना, वो क्या है? वो टेथी सागर के ही अवशेष मानी जाती हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो जैसलमेर के अंदर जो अक्कलवुड फॉसिल पार्क है ना, जहाँ से जीवाश्म प्रमाण मिले हैं, ठीक है, वो भी क्या करते हैं? इसी बात की ओर संकेत करते हैं कि यह जो क्या है? टेथी सागर का अवशेष है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्लाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अचल में मिलती हैं? अरावली प्रदेश, थार का मरुस्थल,
हाड़ौती का पठार या फिर पूर्वी मैदान। तो देखो पलाया झीलें किधर मिलेंगी? थार के मरुस्थल के अंदर मिलती हैं। ठीक है, पलाया झीलें कहाँ पर पाई जाती हैं? पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो थार का मरुस्थल है उसके अंदर पाई जाती हैं। नेक्स्ट है कि गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृहद भूआकृति विभाग का भाग है? गोडवाड़ प्रदेश, देखो गोडवाड़ प्रदेश जो लूणी नदी का भाग है, लूणी बेसिन का भाग है ना, उसको गोडवाड़ प्रदेश के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये किस भौतिक विभाजन का उपभाग है? देखो हम राजस्थान का भौतिक विभाजन पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो पहले हम क्या करते हैं कि जो मरुस्थलीय भाग है ना, ठीक है, उसके अंदर दो भागों में बांटते हैं इसको। ठीक है, एक तो शुष्क और एक अर्ध शुष्क। ठीक है, तो शुष्क के अंदर क्या आता है? बालू का स्तूप मुक्त और बालू का स्तूप युक्त। ठीक है, शुष्क के अंदर क्या आ जाता है? शुष्क के अंदर आ जाता है एक तो बालूका वाला, ठीक है, जिसके अंदर बालूका पाए जाते हैं, और एक बालूका रहित जिसके अंदर बालूका स्तूप नहीं पाए जाते। ठीक है, जो अर्धशुष्क भाग है ना, ठीक है, उसको फिर से चार भागों में बांटते हैं। ठीक है, उसको फिर से चार भागों में बांटते हैं। कौन कौन से चार भागों में बांटते हैं? देखो सबसे पहले हम बांटते हैं वो घग्गर नदी बेसिन वाला, ठीक है, घग्गर का मैदान। ठीक है, फिर बांटते हैं शेखावाटी अंतःप्रवाही क्षेत्र, फिर नागौरी उच्च भूमि, और जो चौथा भाग है वो क्या है? गोडवाड़ प्रदेश या फिर लूणी बेसिन। ठीक है, बात को आप समझ रहे हो ना कि राजस्थान के अंदर जब हम भौतिक विभाजन करते हैं तो उसके अंदर जो, ठीक है, जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसके उप विभाजन का ये एक भाग है। ठीक है, गोडवाड़ प्रदेश। तो किसका भाग हो जाएगा ये? राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोडवाड़ प्रदेश जो है वो पश्चिमी शुष्क प्रदेश का जो है वो भाग है। ठीक है, पश्चिमी शुष्क प्रदेश का है वो एक भाग है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है? यहाँ शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है, यहाँ रेतीली मिट्टी पाई जाती है, यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, या यहाँ बालू के स्तूप पाए जाते हैं। तो कौन सी जो है वो क्या है? विशेषता जो है वो थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है। अरे मरुस्थल है तो उसमें सदाबहार वन कहाँ से पाए जाएंगे? तो ऑप्शन 3 जो है वो गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। ठीक है, मरुस्थल के अंदर सदाबहार वन कभी नहीं पाए जाते। ठीक है, यहाँ पर क्या पाए जाएंगे? यहाँ पर पाए जाएंगे कांटेदार झाड़ियां। ठीक है, मरुदभिद वनस्पति कांटेदार झाड़ियां पाई जाती हैं। सदाबहार वन राजस्थान के अंदर जो है वो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर कांटेदार झाड़ियां पाई जाएंगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतरिक्ष मेहमानों की पसंदीदा जगह है जहां एक दशक में 9 उल्कापिंड गिरे हैं। ठीक है, एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कि पिछले एक दशक में सर्वाधिक उल्कापिंड जो है वो कहां पर गिरे हैं? ठीक है, 9 उल्कापिंड बता रहा है कि एक दशक के अंदर 9 उल्कापिंड गिरे हैं। कहां पर गिरे हैं? डूंडाड़ अंचल में, वागड़ अंचल में, हाड़ौती अंचल में, या फिर थार के रेगिस्तान में। तो देखो थार के रेगिस्तान के अंदर क्या है कि पिछले एक दशक के अंदर 9 से ज्यादा है वो 9 उल्कापिंड गिरे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बाप बोल्डर्स बेड राजस्थान के किस जिले में है? बाप बोल्डर्स बेड, ठीक है, बीकानेर में, हनुमानगढ़ में, जोधपुर में, या फिर जैसलमेर में। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन कब का है? 2023 का तो है। ठीक है, उस हिसाब से तो जोधपुर होगा, लेकिन वर्तमान में जिलों के चेंज होने के बाद कौन सा आ जाएगा? फलोदी जिला आ जाएगा। ठीक है, बाप बोल्डर जो है वो क्या है? फलोदी जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, क्या है कि जो बाप गांव है फलोदी के अंदर, उसके आसपास जो है वो गोलासम जो है वो तालचीर बोल्डर बेड के समकालीन पाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि बाप बोल्डर्स युग से संबंधित है जोरासिक, साइलूरियन, कार्बोनिफेरस, या फिर डिवाइनियन। ठीक है, जो बाप बोल्डर्स है वो किस युग से संबंधित हैं? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोनिफेरिस। ऑप्शन 3 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पश्चिमी रेगिस्तान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? 41.5, 61.11, 18.6, या फिर 14.7%? तो देखो क्या पूछ रहा है कि पश्चिमी रेगिस्तान बालू का स्तूप मुक्त। ठीक है, हम बांटते हैं जो शुष्क इलाका है उसको हम दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, एक तो होता है बालू का स्तूप मुक्त और एक होता है बालू का स्तूप युक्त। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? मुक्त का पूछ रहा है। तो 41.5% भाग जो है वो क्या है? बालू का स्तूप मुक्त है, और बाकी का जो बचा है वो बालू का स्तूप युक्त। ठीक है, नेक्स्ट है
राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? थली, बरखान, पैराबोलिक या फिर सीफ? तो कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? तो थली जो है वो क्या है? एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। बाकी तीनों क्या है? बालू का स्तूपों का प्रकार है। ठीक है, इन बालू का स्तूपों के बारे में आगे जो है वो क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है पैराबोलिक, बरखान, सीफ या फिर इंसेलबर्ग। तो क्या हो जाएगा? इंसेलबर्ग जो है वो क्या है? बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है। बाकी तीनों जो है वो बालू का स्तूप है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं? मोहनगढ़ क्षेत्र, सूरतगढ़ क्षेत्र, सरदार शहर या शेखावाटी क्षेत्र, सिवाना क्षेत्र या फिर फलोदी क्षेत्र, मोहनगढ़ या फिर कोलाई क्षेत्र। तो देखो, तारा बालू का स्तूप, तारा बालू का स्तूप क्या होते हैं कि जो हमादा है ना, हमादा आप समझ रहे हो, जो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है हमादा। ठीक है, मोहनगढ़ पोखरण से, ठीक है, मोहनगढ़ से पोखरण तक जो है वो क्या है? हमादा जो क्षेत्र है। ठीक है, इस प्रकार से क्या है? एक हमादा क्षेत्र है बालू का स्तूप मुक्त। उसके आसपास क्या है कि ऐसे तारा आकार के अंदर जो है वो क्या है? बालू का बन जाते हैं। उनको क्या बोला जाता है? तारा बालू का स्तूप बोला जाता है। ठीक है, तारा नुमा बालू का स्तूप बन जाते हैं। ठीक है, कहाँ पर है? जैसलमेर के मोहनगढ़ में, पोखरण में, गंगानगर के सूरतगढ़, इन क्षेत्रों के अंदर जो है वो यह मिलते हैं। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमादा के चारों तरफ तारा की आकृति के अंदर जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं उन्हें तारा बालू का स्तूप कहते हैं। मोहनगढ़, जैसलमेर, ठीक है, पोखरण और सूरतगढ़ क्षेत्र के अंदर यह बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? बीकानेर जिले में पुंगल के चारों ओर, लूणी बेसिन के पश्चिमी भाग में, जैसलमेर जिले के रामगढ़ क्षेत्र में या फिर अजमेर जिले के पुष्कर के चारों ओर। तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? देखो, क्या होता है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप? ठीक है, पवनों की दिशा के समकोण पर बनने वाले स्तूपों को क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। ठीक है, पवनों की दिशा के समकोण पर बनने वाले। ठीक है, औसत ऊंचाई 10 से 40 मीटर की होती है। ठीक है, कहाँ पर पाए जाते हैं? ठीक है, आपको क्या ध्यान में रखना है? पवनों की दिशा के समकोण बनने वाले बालू का स्तूपों को अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहा जाता है। ठीक है, कहाँ पर बनते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर जिले में पुंगल के चारों ओर। ठीक है, ये तो ऑप्शन में दे रखा है। इसके अलावा कहाँ पर? हनुमानगढ़ के रावतसर में। ठीक है, रावतसर, पुंगल तो हो ही गया बीकानेर। ठीक है, गंगानगर के सूरतगढ़ में। ठीक है, सूरतगढ़ में। ठीक है, इसके अलावा चूरू, झुंझुनू जिलों के अंदर भी जो है वो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? पवनों की दिशा के समकोण बनने वाले बालू का स्तूपों को अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। अगला प्रश्न है कि अनुप्रस्थ बालू का टीले राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? बीकानेर, गंगानगर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर पाली या फिर जोधपुर नागौर। तो अभी मैंने बताया कि अनुप्रस्थ बालू का स्तूप जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे 30 क्वेश्चन भौतिक विभाजन से। ठीक है, बाकी के जो क्वेश्चन है वो अगले मॉडल पेपर में हम सॉल्व करेंगे।